दो प्यारे बच्चों, अब हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और जिसका पोर्शन हम मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, उसका हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम जनरल गैस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। तो जल्दी से देखते हैं। देखिए, पहली बात आपने याद रखनी है कि जनरल गैस इक्वेशन को हम मजीद किन किन नामों से पुकार सकते हैं। तो पहला तो नाम है इसका जनरल गैस इक्वेशन। बट जनरल गैस इक्वेशन के जो अदर नेम्स हैं वो क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। इसके अलावा हम इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो अगर इनमें से कोई भी नाम वो आपसे डिस्कस करता है तो आप समझ जाइएगा कि वो आपसे किसकी बात कर रहा है, पीवी इक्वल एनआरटी की। अच्छा, अब ये जो जनरल गैस इक्वेशन है या आइडियल गैस इक्वेशन है, ये आपके पास बनती कैसे है? ये तीनों लॉज को कंबाइन करके बनती है। कौन कौन से लॉज को? बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और एवोगाड्रोस लॉ को। जब हम इन तीनों लॉज को कंबाइन कर देते हैं तो जो इक्वेशन आती है उसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। तो पहला फॉर्मूला आपने याद रखना है, पीवी इक्वल एनआरटी। अगर इसी फॉर्मूले में मैं वॉल्यूम को ब्रेक कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स को ब्रेक कर दूं, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू आरटी। अगर मैं यहाँ से मॉलिक्यूलर मास को ऊपर ले जाऊं और वॉल्यूम को नीचे ले आऊं, देखिएगा जरा ये क्या हो गया। यानी कि पी एम बराबर है स्मॉल एम और वी नीचे आ गया। यानी कैपिटल एम वी की जगह और वी कैपिटल एम की जगह आर टी। आपको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर होता है। मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है मुन्ने? डेंसिटी के बराबर। इसका मतलब अगर कहीं भी फॉर्मूले में मास अपॉन वॉल्यूम आ रहा है तो आप उसे किसके बराबर लिख सकते हैं? डेंसिटी के बराबर लिख सकते हैं। तो ये पीएम अपनी जगह पे ही रहेगा। ये मास अपॉन वॉल्यूम जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेंसिटी के अंदर। और आर टी, मान लें अगर आप फॉर्मूले में से डेंसिटी को मालूम करना चाहें तो आप क्या करेंगे? ये जो आर टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यानी पी एम बाय आर टी बराबर है किसके? डेंसिटी के। तो एक फॉर्मूला तो आपने याद रखना है, पीवी इक्वल एनआरटी, और दूसरा फॉर्मूला आपने याद रखना है कि डेंसिटी बराबर होती है प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय आर टी। अच्छा, अब इसे अगर हम एक दफा सीधा करके लिख दें तो ये हो जाता है पी एम बाय आर टी। इसी तरह से अगर हम दोबारा इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, पीवी इक्वल एनआरटी से, और दोबारा मैं एन को ब्रेक कर देता हूं, तो हमें पता है कि एन किसके बराबर होता है? स्मॉल एम बाय कैपिटल एम और फिर आर टी। अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो सारे मॉलिक्यूलर मास को मैं अलग करूंगा। तो मॉलिक्यूलर मास नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई। यानी कि एम बराबर है स्मॉल एम आर टी बाय, ये पीवी नीचे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला, और इसके मजीद हमने यूज करते हुए जो है वो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला निकाला। अब हमें इतनी बात पता है कि अगर हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करें थोड़ा सा, कैसे? ये एम है, आर टी को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख रहा हूँ, और इधर से अगर आप देखें तो पीवी में से मैं पहले वी को लिख रहा हूँ फिर पी को लिख रहा हूँ। तो ये जो एम अपॉन वी है, ये एम अपॉन वी किसके बराबर होता है? डेंसिटी के। इसका मतलब इसकी जगह भी मैं डेंसिटी लिख सकता हूँ। तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अगर हमें डेंसिटी नहीं दी हुई तो हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, और अगर हमें डेंसिटी गिवन है तो फिर हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपने अभी तक टोटल कितने फॉर्मूलाज याद रखने हैं? चार। अच्छा, इन फॉर्मूलाज को ना हम दोबारा हाईलाइट करते हैं। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो कौन सा था? पीवी इक्वल एनआरटी। दूसरा फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो कौन सा है? डेंसिटी का। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? पी एम बाय आर टी। तो दूसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है पी एम बाय आर टी। तीसरा फॉर्मूला हमने किसका पढ़ा?
मॉलिक्यूलर मास का। और मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल एम आर टी बाय पीवी। चौथा फॉर्मूला हमने किसका पढ़ा मॉलिक्यूलर मास का? वो क्या है? डेंसिटी आर टी अपॉन पी। ये सारे ही फॉर्मूलाज आपने याद रखे हैं। अच्छा, ये सारे के सारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं। अब हम वो फॉर्मूलाज पढ़ने जा रहे हैं जिनमें डुप्लीकेशन हुई हुई है। देखिएगा, मैं आपको जरा जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो फॉर्मूलाज हमने अभी पढ़े ये बेसिक फॉर्मूलाज थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा प्रेशर, एक से ज्यादा वॉल्यूम या एक से ज्यादा टेम्परेचर मासेस गिवन हो। तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जनरल गैस में? उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है P1 V1 पॉन M1 T1 बराबर है P2 V2 पॉन M2 T2। अच्छा देखें, इस फॉर्मूले में अगर इस फॉर्मूले को अगर आप यूज कर रहे हैं और कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको नहीं दी हुई, जैसे वो आपसे कहता है कि भाई इस केस में मास नहीं है या इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर जो चीज कांस्टेंट है या जो चीज गिवन नहीं है, आप उस चीज को फॉर्मूले में से हटा दें। फिर वो आपने यूज नहीं करनी। भाई फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे कहता है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। वो आपसे कहता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा। तो अब आप इस फॉर्मूले को चेंज करके कैसे कर देंगे? P1 V1 बाय M1 बराबर है किसके? P2 V2 बाय M2। आप टेम्परेचर को सिंपली एलिमिनेट कर दें। और इसी तरह से अगर उसने आपको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं वॉल्यूम इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर उसने क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम नहीं दिया, तो आप फॉर्मूले में से वॉल्यूम को उड़ा दें। तो अब आपका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा हो जाएगा? P1 बाय M1 T1 बराबर है किसके? P2 M2 T2। तो जो चीज आपको गिवन है आप उसको लेते हुए काम कर लें, जो चीज आपको नहीं गिवन आप उसे जो है वो एलिमिनेट कर दें। अच्छा, अब इसमें एक खास चीज और है। इसमें जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जिसे हम कहते हैं आर। तो मुने आर का क्या नाम है? आर को हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? जर्नल गैस कांस्टेंट। चलिए, अब हमें थोड़ा सा काम आर की वैल्यूज पे करना है। अच्छा, क्योंकि हम इंटर नहीं पढ़ रहे, हम एमडी कैट पढ़ रहे हैं, तो हम आर की वैल्यू को ड्राइव नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट हम आर की वैल्यू को याद करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम आर की वैल्यू की बात करते हैं तो हमें देखिए एक फॉर्मूला पता है, पीवी इक्वल एनआरटी। अगर मैं इसमें से आर को सेपरेट करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे जाके डिवाइड करने पड़ेंगे। सो पीवी बाय एन टी बराबर हो गया आर के। और इसी चीज को अगर मैं सीधा करके लिखूं तो कैसे हो गया? पीवी अपॉन एन टी। ये हमारा आर का फॉर्मूला है। अब आर के फॉर्मूले में आप देख रहे हैं चार फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। अब आपने याद क्या रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट हमेशा मोल होगी, हमेशा। और टेम्परेचर की यूनिट हमेशा केल्विन में होगी। जबकि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें तो इनकी जो यूनिट्स होती हैं ये वेरिएबल हैं, यानी कभी कोई सी यूनिट्स होंगी, कभी कोई सी यूनिट्स होंगी। बस जिस तरह की यूनिट्स होंगी आपने उसी तरह की वैल्यू इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रेशर एटीएम में दे, एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम आपको डीएम क्यूब में दे, तो आप जो आर की वैल्यू यूज करेंगे मुन्ने वो क्या होगी? वो आर की वैल्यू होगी 0.0821। और उसकी यूनिट क्या होगी? एटीएम डीएम क्यूब पर मोल इंटू केल्विन। अच्छा, ये जो स्लैश के बाद की यूनिट है ये तो हमेशा सेम रहेगी। सिर्फ स्लैश से पहले की यूनिट चेंज होती रहेगी,
जो आप टेम्परेचर और जो आप प्रेशर और वॉल्यूम में यूज करेंगे। बट अगर अब वो आपको एटीएम में नहीं दे रहा वैल्यू और डीएमक्यू में नहीं दे रहा, मान लें कि वो आपको जो वैल्यू दे रहा है वो टॉर और सीएम क्यूब में दे रहा है, यानी अब उसने जो आपको प्रेशर दिया हुआ है वो उसने आपको टॉर में दिया हुआ है, या फिर उसने आपको प्रेशर दिया हुआ है एमएमएचजी में। टॉर और एमएमएचजी में जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है। और जो वॉल्यूम वो आपको दे रहा है वो आपको दे रहा है वॉल्यूम सीएम क्यूब में। तो ज़ाहिर है अब आर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। देखिए नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की यूनिट कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलें अब आप जो आप आर की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे वो कितनी होगी, 62400। और अब की दफा जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, टॉर इंटू सी एम क्यूब बराबर है, सॉरी इन डिवाइडेड बाय मोल इंटू केल्विन। तो एक वैल्यू आपने आर की याद करनी है जब प्रेशर एटीएम और वॉल्यूम डीएम क्यूब में होगा। दूसरी वैल्यू आपने आर की याद रखनी है कि जब प्रेशर टॉर या एमएमएचजी में हो और वॉल्यूम सीएम क्यूब में हो। तीसरी वैल्यू क्या है, देखें, अगर आपके पास प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो या फिर पास्कल में हो, दोनों के मतलब सेम है, या तो आपके पास प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो या पास्कल में हो, और वॉल्यूम आपके पास पता है किस क्वांटिटी में हो, मीटर क्यूब में। ओहो, अब जो आप आर की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे वो आर की वैल्यू क्या होगी, वो आर की वैल्यू होगी 8.31। और जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल और मोल इनटू केल्विन। अच्छा, अब आपके जो टेस्ट है उसमें तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक आते हैं जो थ्योरी मेमोराइज बेस्ड होते हैं, यानी जो आप देखते ही बता देंगे, नहीं वो आपसे पूछेगा द वैल्यू ऑफ आर व्हेन द प्रेशर इज यूज्ड इन एटीएम। तो ये बिल्कुल रट्टे वाला क्वेश्चन है, आप फौरन से देख के बता देंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, उसमें आपने फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करनी होगी। कुछ ऐसे एमसीक्यूज होंगे जिसमें थ्योरी ही होगी बट आपको रिलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसे होता है तो फिर ये होगा, ऐसे होता है तो वो होगा। तो ये अप्लाइड एमसीक्यूज कहलाते हैं। तो ये जो आर की वैल्यूज आपने याद करनी है ये फॉर लर्निंग एमसीक्यूज याद करनी है, यानी आर की वैल्यू न्यूमेरिकल में भी हम यूज करेंगे, लेकिन वो आर की वैल्यू आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। अच्छा, अब आपने एक बात छोटी सी और याद रखनी है कि एक कैलोरी बराबर होती है 4.184 जूल के। ठीक है, तो जब भी हम कैलोरी से जूल में जाते हैं मुन्ने तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी हम जूल से कैलोरी में आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4.184 से। तो ये जो मेरे मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 8.31, 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन, अगर हम इसे कैलोरी में लाना चाहें तो इसका जो कैलोरी में आंसर होगा ना वो क्या होगा, आप इस 8.31 को 4.184 से डिवाइड कर दें, या आप डायरेक्ट इस वैल्यू को याद रखें। ये जो वैल्यू होती है 1.98। इसे आप ऑलमोस्ट 2 समझ लीजिए। अब ये यूनिट हो जाएगी कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। तो टोटल आपने कितनी वैल्यूज याद रखनी है, 4 वैल्यूज याद रखनी है। एक एटीएम डीएम क्यूब पे जो कि 0.0821 होती है। एक आपने याद रखनी है टॉर सीएम क्यूब पे जो कि 62400 होती है। एक आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब पे याद रखनी है जो कि कितनी होती है 8.31। और अगर आप उसे कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं इन केस तो फिर आपकी जो वैल्यू है वो चेंज होकर कितनी हो जाती है 1.98। प्यारे बच्चों, अब हम पहले न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं। न्यूमेरिकल जो है वो टेक्निकली सॉल्व होगा, वैल्यूज की मदद से सॉल्व नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, टेम्परेचर। देखें लिखा हुआ है इंक्रीज, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितने गुना बढ़ रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है। तो पहले जरा हम इसको याद रख लेते हैं जल्दी से कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, टेम्परेचर हो गया 2 टाइम्स। एक बात, फिर लिखा हुआ है प्रेशर इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब कम होना, प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय 2 टाइम्स, यानी प्रेशर कितना हो गया, 2 टाइम रिड्यूस हो गया। तो 2 टाइम रिड्यूस होने का मतलब समझते हैं, 1/2 टाइम्स। जब वो कहेगा इंक्रीज तो डायरेक्ट नंबर लगाएंगे, जब वो कहेगा डिक्रीज
या फिर रिड्यूस तो फिर आप अपॉन में नंबर लगाएंगे। वाइल नंबर ऑफ मोल्स बिकम कांस्टेंट, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, सेम। आर तो आपको पता है होता ही क्या है, सेम होता है। लिखा हुआ है व्हाट, यानी आपने मालूम करना है क्या, चेंज इन द वॉल्यूम। आपने क्या मालूम करना है, चेंज इन वॉल्यूम। तो हमें चेंज इन वॉल्यूम बताना है। देखिए सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला है, पीवी इक्वल एन आर टी। अब जो चीजें आपको नहीं गिवन, ठीक है, ये मैं जब की बात कर रहा हूँ जब आपको क्वेश्चन टाइम्स की फॉर्म में दे रहा है, तो आप उन चीजों को ऑब्सोलीट कर दें। जैसे आर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स उसने बोला कांस्टेंट है, तो इनकी जरूरत नहीं है। अब ये फॉर्मूला देखिएगा जरा किस तरह अरेंज हो गया, पीवी बराबर है टी के। अब क्योंकि मुझे वॉल्यूम मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पी को हम डिवाइड में ले जाएंगे, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी वैल्यूज रख सकते हैं। जैसे अब प्रेशर आपके पास कितना है, 1/2। वॉल्यूम आपने फाइंड करना है तो वॉल्यूम को ऐसे ही छोड़ दें। टेम्परेचर आपके पास कितना है, 2 टाइम्स। अब देखें ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2। और ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 सा 4। तो यानी वॉल्यूम में जो चेंज आया वो कितना था, 4 टाइम्स था। अब इसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे, देखिएगा जरा। इस न्यूमेरिकल में आपसे क्या कह रहा है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड बाय क्वाड्रपल। क्वाड्रपल का मतलब पता है, 4 गुना। यानी अब की दफा हमें जो टेम्परेचर इंक्रीज करने का कह रहा है वो 4 गुना, यानी 4 टाइम्स। प्रेशर इज इंक्रीज, अब की दफा प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, कितना, 2 टाइम्स। यानी जो प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी है, 2 टाइम्स है। आगे चलते हैं। वाइल नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम, जबकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, हम सेम लिख देते हैं। आर की वैल्यू हमें पता है होती ही सेम है। चलें, आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम। हमें क्या बताना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया। चलें, अब हमें पता है एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पीवी इक्वल एन आर टी। तो जो चीजें कांस्टेंट है उनको आप एलिमिनेट कर दें, आर और एन। एन क्या कह रहा है, वो सेम है। आर तो होता ही सेम है। लेकिन ये जब करेंगे जब आप टाइम्स की फॉर्म में काम कर रहे होंगे। बहरहाल, अगर आप प्रेशर को देखें तो मुन्ने प्रेशर कितना है, प्रेशर तो 2 है। वॉल्यूम आपने मालूम करना है। टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर 4 टाइम्स है। सही है। अब देखें क्या होगा, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। तो अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो वॉल्यूम बचा, और राइट साइड से देखें तो सिर्फ 2 बचा। तो अब जो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 2 टाइम। एक न्यूमेरिकल और करेंगे इसी से रिलेटेड, देखिएगा। और फिर उसके बाद हम जो न्यूमेरिक वैल्यूज की बेसिस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको करेंगे। लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ स्टेट। मुन्ने इक्वेशन ऑफ स्टेट हम किसे कहते हैं, पीबी इक्वल एनआरटी को। यानी वो किसकी बात कर रहा है, पीवी इक्वल एनआरटी की बात कर रहा है। फिर वो आपसे क्या कह रहा है, 8 ग्राम्स। तो यानी उसने आपको मास कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम्स दिया हुआ है। फिर वो आपसे कह रहा है ऑक्सीजन गैस। तो हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन गैस है तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला जा सकता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। कितने ऑक्सीजन है, 2। तो मल्टीप्लाई कर दें, 16 2 सा 32। आपको मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आपने 1 से लेके 20 तक के टेबल्स लाजमी तौर पे याद करने हैं। देन इसी फॉर्मूले को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिएगा जरा। पीवी इक्वल एन आर टी। अब एन बराबर होता है स्मॉल एम बाय कैपिटल एम के, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। चलिए, अब स्मॉल एम कितना गिवन है, 8 ग्राम्स। जबकि मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है, 32 आर टी। आपको पता है कि 8 का टेबल होता है, 8 1 सा 8, 8 4 सा 32। अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचा, पीवी बराबर है RT/4। इस न्यूमेरिकल का एक आंसर तो ये है, ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। अब हम देखेंगे क्या ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल भी है या नहीं। तो देखें, 4 PV/RT, 2 PV/RT, PV/RT/2। हमारे पास PV बराबर है RT/4। नहीं, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा मजीद सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 PV बराबर है किसके,
आर टी के। चले, अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इस ऑप्शन को चेक करेंगे क्या ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप गौर से देखें, 4 PVRT, ये पहला ही ऑप्शन है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए भाई प्यारे बच्चों, देखिएगा, लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम। आपने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। फिर लिखा हुआ है ऑक्युपाइड बाय आ आ आ आ का मतलब होता है एक, ग्राम मोल, ग्राम मोल, यानी आपको एक मोल गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको एक दिया हुआ है। आगे चलते हैं। ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड किसकी यूनिट होती है, टेम्परेचर की, और टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। इसे जल्दी से केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है अ प्रेशर ऑफ 1.0 एटमॉस्फेयर। देखिए पॉइंट के बाद जीरो की कोई अहमियत नहीं होती, इसका मतलब प्रेशर आपको जस्ट 118 दिया हुआ है। अब आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो ये कि एसटीपी पे, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, मुझे एक मोल का, एक मोल का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 180 एम। जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 273 केल्विन। और जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4। ये स्टैंडर्ड कंडीशन आपने याद रखनी है, और ये मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री में भी पढ़ाई थी, यानी जब हम केमिस्ट्री का लेक्चर पढ़ रहे थे तब भी हमने इसे डिस्कस किया था। तो देखें, नंबर ऑफ मोल्स उसने एक दिया हुआ है, टेम्परेचर उसने स्टैंडर्ड दिया हुआ है 273, प्रेशर भी उसने स्टैंडर्ड दिया हुआ है 180 एम। तो भाई वॉल्यूम भी तो स्टैंडर्ड होगा ना, जो वॉल्यूम होगा वो भी तो स्टैंडर्ड होगा 22.4। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रेशर 180 एम और टेम्परेचर 273 है, तो जाहिर है, यानी दोनों चीजें अगर स्टैंडर्ड पर हैं, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड पर है, प्रेशर भी स्टैंडर्ड पर है, तो जाहिर है एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4। अगर नहीं तो फिर आप एक काम करें, इसको आप इसको सॉल्व कर दें। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पीवी इक्वल एनआरटी। ठीक है, आपने वॉल्यूम मालूम करना है तो प्रेशर को नीचे डिवाइड कर दें, एन आर टी बाय वी। तो अब आप एन की वैल्यू रखें 1, नंबर ऑफ गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखें कितनी, 0.0821, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है वो रखें, प्रेशर रखें, तब भी आपके पास जो आंसर आएगा वो 22.4 ही आएगा। लेकिन ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व नहीं करना। आप इस बात को याद रखें कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड हैं, तो फिर एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 होता है। ठीक है, अगर 2 मोल्स होते तो डबल हो जाता, 3 मोल्स होते तो ट्रिपल हो जाता। चलिए भाई प्यारे बच्चों, अगर आप इस न्यूमेरिकल को बहुत गौर से देखें तो लिखा हुआ है 4 ग्राम्स। आपको पता है ग्राम्स किसकी यूनिट होती है, मैंने ग्राम्स यूनिट होती है मास की। तो 4 ग्राम्स का मतलब मास दिया हुआ है 4 ग्राम्स। CH4 दिया हुआ है, CH4 से हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। उसके बाद देखें, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसे जल्दी से किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में, वो भी हम करते हैं। अब प्रेशर ऑफ 2.5 ATM। तो मुझे जो प्रेशर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2.5 ATM। जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2.46, यानी वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 2.46 DM³ और देखें वो आपसे मालूम करने के लिए क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। ओहो, वैल्यू ऑफ आर को कैलकुलेट करना है। भाई आर को कौन कैलकुलेट करता है, आर की वैल्यू तो फिक्स्ड है, आपने आर बताना है। जबकि हमें इतनी बात पता है आर तो कांस्टेंट होता है, ऐसा ही है। अब आर की वैल्यू आपने कौन सी वाली लिखनी है, देखिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर की वैल्यूज तो आप ऑलरेडी याद करेंगे। अब आपके पास प्रेशर एटीएम के अंदर है और वॉल्यूम DM³ के अंदर है। याद करें वो लम्हात जब हमने प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम DM³ में यूज किया था, तो हमारे पास जो आर की वैल्यू थी मुन्ने वो कितनी आई थी, देखें
अगर प्रेशर हम एटीएम में यूज करें और वॉल्यूम हम डीएम क्यूब में यूज करते हैं, तो हमारे पास जो आर का आंसर आता है वो कितना आता है? 0.0821, है ना? एटीएम इंटू डीएम क्यूब स्लैश मोल इंटू केल्विन। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलें, तो बस हमारे न्यूमेरिकल का जो आंसर है, हमारे न्यूमेरिकल का आंसर क्या है, हम जल्दी से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। क्या आंसर है भाई हमारे न्यूमेरिकल का? 0.0821 एटीएम इंटू डीएम क्यूब पर मोल इंटू केल्विन। यानी इस न्यूमेरिकल को भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये आपको पहचानना पड़ेगा न्यूमेरिकल को देख के कि किन न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना चाहिए और किन न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर आप उन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे जिनको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पेपर बना रहा है उसको भी ये बात पता होगी कि न्यूमेरिकल बगैर सॉल्व करे भी अटेम्प्ट हो जाएगा, यानी बगैर सॉल्व करे भी आपको आंसर पता लग सकता है। तो उसने उस न्यूमेरिकल के लिए जो टाइम रखा होगा वो ऑटोमेटिकली कम रखा होगा ना। यानी कितना टाइम? 30 सेकेंड्स। और अगर आप उसे सॉल्व करके आंसर लेके आएंगे तो आपको लगेंगे 3 मिनट्स, 2 मिनट्स। आप समझ जाएं कि आप वहीं पर ही 1.5 से 2.5 मिनट का डिफरेंस ले आए। और ऐसे ही करते करते अगर आप 10-12 क्वेश्चंस में डिफरेंस ले आएंगे तो पेपर में आपके पास तकरीबन आधा घंटा कम रह जाएगा और आप पेपर को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना, किसका आंसर कितनी आसानी से निकल सकता है। ठीक है, चलें, एक न्यूमेरिकल हम और करेंगे जो कि हमारे सिन बोर्ड की केमिस्ट्री की बुक का है। प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है व्हाट इज द डेंसिटी। इसका मतलब हमें क्या मालूम करनी है? डेंसिटी। तो डेंसिटी का सिंबल होता है रॉ ऑफ मीथेन गैस। डेंसिटी मालूम किसकी करनी है? मीथेन गैस की। तो मुझे मीथेन से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? सॉरी, एटॉमिक मास 12। हाइड्रोजन का 1। हाइड्रोजन है कितने? 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। सो 12, 1 4 जा 4। तो 12 में 4 प्लस कर दें तो कितना होता है? 16। तो बेटा डेंसिटी मालूम करनी है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ चुका है। और देखिए लिखा हुआ है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड किसकी यूनिट होती है? टेम्परेचर की। तो कितना दिया हुआ है? 127 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड नहीं है, केल्विन में ले आओ, केल्विन में ले आओ। कैसे? 273 प्लस कर दो। अब क्या होगा कि 127 में आप जल्दी से क्या प्लस कर दें? 273। देखिएगा ये कितना हो रहा है? 7 और 3 10, तो 0 यहाँ, 1 ऊपर। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 इज 10, दोबारा 10, फिर 0, फिर 1 ऊपर। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। यानी हमारे पास को सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? मुन्ने 400 केल्विन। सिमिलरली अगर आप प्रेशर की बात करते हैं तो देखें क्या लिखा हुआ है? 3.5 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर आपको गिवन है 3.5 atm। अच्छा, अब क्योंकि आपको डेंसिटी मालूम करनी है और डेंसिटी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला है पीएम बाय आरटी। आप वीडियो के स्टार्ट में देखेंगे तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है। चलें, जरा इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। मैंने प्रेशर कितना है? 3.5। मॉलिक्यूलर मास इज 16। आर। आर कौन सा यूज करेंगे आप? देखें, आपको प्रेशर किस में दिया हुआ है? एटीएम में। और जब भी प्रेशर एटीएम में दिया हुआ होता है तो आर की वैल्यू हम कितनी इस्तेमाल करते हैं? 0.0821। बट जब आप इस वैल्यू को एमडी कैट में लिखते हैं तो मुन्ने से हम राउंड ऑफ कर देते हैं। कैसे? ये पॉइंट इस वक्त यहाँ है तो 1 2, तो हम इसे बस सिंपल लिखते हैं 8 मल्टीप्लाई, हम पॉइंट को 2 दफा आगे लेके गए, 1 2, 10 की पावर -2। ठीक है, हम वैल्यू को, आर की वैल्यू को राउंड ऑफ करके इस्तेमाल करते हैं, वरना हमें आंसर लाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। चलिए, टेम्परेचर पे आ जाइए। टेम्परेचर कितना गिवन है? 400 केल्विन। हाँ, इसे मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो टेम्परेचर कैंसिल आउट, ओ एक एक्सप्रेशन कैंसिल हो रहा है।
8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। चलें, अब जरा इसको देखते हैं क्या बचा हमारे पास। डेंसिटी बराबर है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2। अच्छा, फिर देखें ये है 400, इसमें पॉइंट कहीं नहीं है तो लास्ट में। अगर मैं इसमें पॉइंट पहले वाले के बाद ले आऊंगा, यानी 1 2, आपको पता है कि जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आता है। क्योंकि हमने 2 दफा मूव किया तो ज़ाहिर है एक्सपोनेंट भी 2 दफा पॉजिटिव में आएगा। अब 10 की पावर -2 से 10 की पावर +2 क्या हो गई, कैंसिल। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा है वो क्या है, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4। तो देखें, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, देखें किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है हम उसे क्या कर रहे हैं, डबल। तो ये 3.5 है, तो मैंने 3.5 का डबल, यानी 3.5 का डबल कितना होता है भाई, 3.5 का डबल होता है 7। और डिवाइड में हमारे पास कौन है, 4। अब हम क्या करेंगे, इसे जल्दी से सिंपल डिविजिबल मेथड से डिवाइड कर देंगे। उन्हें नीचे वाला नंबर बाहर आता है, ऊपर वाला नंबर अंदर आता है। 4 के टेबल में 7 नहीं आता बट 4 आता है, कितने पे आता है, 1 पे आता है। कितना बचा, 3। अब 4 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 4 के टेबल में 30 भी नहीं आता बट 28 आता है, कितने पे आता है भाई, 7 पर आता है। इसका मतलब जो डेंसिटी हमारे पास आ रही है मुन्ने, वो कितनी आ रही है, 1.7। और डेंसिटी की जो यूनिट आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ग्राम पर डीएम की। ठीक है, अब बस एक न्यूमेरिकल हम और करेंगे जो कि आपके सिंध बोर्ड की। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे इस लेक्चर का आखिरी न्यूमेरिकल है। और इस न्यूमेरिकल को देखिएगा जरा। एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर। एक एयर स्टोरेज टैंक है, यानी एक टैंक है जिसमें हवा भरी जाती है और उसके जो वॉल्यूम है वो कितना है, 112 लीटर। तो ये आपको वॉल्यूम गिवन है 112 लीटर। चलिए, इसको हम जल्दी से अपने डेटा में लिख देते हैं कि भाई वॉल्यूम बराबर है 112 लीटर। आगे चलते हैं। कंटेन्स 3 kg ऑफ एयर, इसमें कितनी गैस भरी हुई है, 3 kg, यानी इसका मास कितना है, 3 kg। आगे चलते हैं। एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर, इसका जो प्रेशर है वो कितना है, 18 atm। और आगे चलते हैं। हाउ मच एयर, अब देखें वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि फाइनल एयर कितनी है, वो कह रहा है हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स इनटू द टैंक। आप टैंक में मजीद कितनी हवा डालोगे। ठीक है, तो टैंक में कितनी हवा डालोगे, ये बाद वाला मास नहीं है, ये डेल्टा एम है, चेंज है ये। यानी गैस में टैंक में पहले इतनी हवा थी, टैंक में अब इतनी हवा है। तो वो आपसे ये नहीं पूछ रहा, अगर ऐसे होता तो एक M1 होता और एक M2 होता। लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है कि एक मास है जो कि 3 kg है, और वो आपसे कह रहा है कि इसमें आप कितनी हवा डालेंगे कि इसका जो प्रेशर है वो चेंज हो जाए। तो कितनी हवा डालेंगे, डेट इज डेल्टा एम। यानी वो आपसे पूछ रहा है कि कितनी हवा और ऐड करनी पड़ेगी। फाइनल फाइनल मास नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है कितना, कितनी एयर आपको और ऐड करनी पड़ेगी। तो कितनी एयर आप और ऐड करेंगे, फोर्स करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए हम डेल्टा लगाते हैं इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर 21 एटमॉस्फेयर। यानी प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है, 21 atm। चलें, अब गौर से देखिएगा कि एक प्रेशर आपको ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, एक प्रेशर आपको बाद में दिया हुआ है। तो ज़ाहिर है पहला वाला P1 हो गया, दूसरा वाला P2 हो गया। एक मास आपको पहले दिया हुआ है जो कि M1 है, और एक मास जो है वो डेल्टा एम में आएगा। यानी कि डेल्टा एम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मुन्ने, M2 - M1। तो डेल्टा एम जब ही निकल सकता है जब आपके पास दोनों मासेस हों। एक मास तो आपको दिया हुआ है, तो ना चाहते हुए भी दूसरा मास आपको फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम का जिक्र नहीं हो रहा, और आपसे क्या कह रहा है लास्ट में, नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो टेम्परेचर में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर तो क्या है, कांस्टेंट। और उसने वॉल्यूम की भी सिर्फ एक ही वैल्यू दी, इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था जनरल गैस इक्वेशन का, क्या, P1 V1 बाय M1 T1 बराबर है P2 V2 बाय M2 T2। तो ये वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, इसमें से हम कुछ चीजों को ऑब्सोल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा तो वॉल्यूम को भी हटा दें, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आ रहा तो टेम्परेचर को भी हटा दें। अब ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके सिंपल ऐसे हो गया, P1 बाय M1 बराबर है P2 बाय M2। चले, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। देखिएगा जरा, P1, तो पहले हम इसको अरेंज कर लें। हमें M2 निकालना है ना, यानी ये हमारी मंजिल है। तो हमेशा हम अपनी मंजिल को क्या कर लेते हैं, तनहा। कैसे? ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। M2 बिल्कुल अलग हो गया, P2 पहले से ही यहाँ था। अब जो चीज नीचे डिवाइड में होती है वो ऊपर चली जाती है, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, यानी M1 तो ऊपर चला जाएगा, जबकि P1 डिवाइड में आ जाएगा। चलिए भाई, वैल्यूज पुट करते हैं। सेकंड प्रेशर कितना है मुन्ने? सेकंड प्रेशर 21 है। मास कितना है? 3 kg है। प्रेशर कितना है पहला वाला? 18 है। इसे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अच्छा, और कैंसिल करेंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो ये है, M2 बराबर है 7/2। तो मैंने किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करने का मतलब समझते हैं, आधा। तो 7 का आधा कितना होता है? 3.5। चलें, अब अगर हम चेंज निकालें तो मुझे चेंज कितना होगा? देखिए, पहले हमारा मास कितना था? 3 kg। और नया मास हमारा कितना आया? 3.5 kg। तो कितनी गैस और ऐड हुई? भाई देखिए, 3 पहले थी, अब 3.5 हो गई, इसका मतलब 0.5 ऐड हुआ ना। तो जो डेल्टा एम का आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.5। यानी सिर्फ 0.5 गैस ऐड हुई है, यही हमारा आंसर है। और इस पर हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो एंड हो गया।